हम ईयर वाइज इवेंट्स देखेंगे जो हम लोगों ने सेपरेटली पढ़े हैं कि कब क्या हुआ था, ठीक है, उनको एक सीक्वेंस में देखेंगे ईयर वाइज। So we'll start with 1947. India got independence. Important events of Indian history post independence. So first was 1949, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस। उसके बाद का कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, बताओ आप लोग। 1948 में कुछ पढ़ा? 49 कॉन्स्टिट्यूशन बना हम लोगों का, तो 1949 Constitution enacted and adopted. ठीक है, तो इसका तो इन दोनों की तो डेट भी याद रखना, 15 अगस्त, और सेकेंड वाले की डेट 26 नवंबर 1949। तो कहीं कहीं डेट भी पढ़ेंगे, नहीं तो बस ईयर पढ़ेंगे। और कुछ एक और इम्पोर्टेंट इवेंट पढ़ा था 1949 में हम, कुछ बैंक से रिलेटेड, आरबीआई। तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई भी लिख लो। वीर, क्या होता है नेशनलाइजेशन? क्या गवर्नमेंट के अंडर आ जाए? जैसे आरबीआई गवर्नमेंट के अंदर आ गया। क्या होता है नेशनलाइजेशन रिया? जरूरी ना प्रॉपर्टी, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसको पब्लिक बना दिया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट उसका ओनरशिप ले ले, ठीक है, ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट इज नेशनलाइजेशन, और ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट इज पब्लिक, वो चीज पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। बट तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई किया। नेक्स्ट ईयर 1950 क्या हुआ? वी बिकम रिपब्लिक। नाइनटीन 51 एंड क्या हुआ? फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। फिफ्टी वन के लास्ट में स्टार्ट हुए थे, 52 में के स्टार्टिंग में जाके कंक्लूड हुए थे, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया। हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए पहला स्टेप था। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब जब डेमोक्रेसी बनने की तरफ कोई स्टेप उठाया जाता है, ठीक है, तो इलेक्शन होना, ठीक है, विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज ए स्टेप टुवर्ड डेमोक्रेटाइजेशन। 1952 फुल फॉर्म नहीं, कहाँ पहुंचोगे? सिविल डिसोबीडियंस 1930 था वो। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एम लिखा है आपने? अच्छा, एम लिख दिया, पी लिख लो। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप बता दो, चलो फुल फॉर्म बताने के बाद बता दो क्या थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल लेवल पे गवर्नमेंट के उसमें इट वाज द अर्ली स्टेज ऑफ लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस की अर्ली स्टेज थी,
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट ने कम्युनिटी के साथ मिलके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिससे उस लोकल एरिया में डेवलपमेंट की जा सके विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटीज को साथ में लिया, कम्युनिटीज मतलब लोकल पॉपुलेशन को साथ में लिया, और गवर्नमेंट ने पूछा कि आप लोग बताओ कि आपके लोकल एरिया में क्या करना है। सो इट्स लाइक कि जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस है इंडिया में, वहां पे भी तो ऐसा ही है, ठीक है। ग्राम सभा जो होती है उसी से पूछा जाता है ना, वही बताते हैं कि क्या करना है वहां पे। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इट्स लाइक द प्रीकर्सर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस की अर्ली स्टेज थी, ठीक है। और भी कुछ हुआ था। बलवंत राय मेहता कमेटी, मतलब ये वो कमेटी है जो जिसने इंडिया में थर्ड टीयर का जो स्ट्रक्चर है वो बताया था। या फिर ये बता दो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI का जो आइडिया था, उस आइडिया को यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया था। ये कमेटी थी जिसने बताया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट थर्ड टीयर। तीसरे टीयर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए इंडिया में जब पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो उसमें बलवंत राय मेहता कमेटी आती है मेनली। हालांकि LM सिंघवी कमेटी भी थी, एक हमने थंडन करके भी कमेटी पढ़ी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात की थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया जाए, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टीयर की बात की थी, उन्होंने 3 टीयर की बजाय 2 टीयर की बात की थी कि 2 टीयर पे होनी चाहिए, मतलब एक ग्राम पंचायत हो, फिर सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत हो, बीच में जो ब्लॉक पंचायत है अभी है इंडिया में, वो इन्होंने बोला था। तो इसके बाद आई सी अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, उन्होंने उसको मना कर दिया था। एक CKV राव कमेटी भी थी, बहुत सारी कमेटी थी। आगे पढ़ोगे जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कम से कम 5-6 कमेटी थी जिन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन मेन जो रिकमेंडेशन मानी गई थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी की मानी गई थी जो 1952 में बनी थी। इसी टाइम पे हम लोगों ने 5 ईयर प्लान लिया या 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये 5 ईयर प्लान हम लोगों ने कहां से लिए थे? USSR उस टाइम के। और USSR में ओरिजिनल आइडिया किसका था 5 ईयर प्लान का? जोसेफ स्टैलिन। पढ़ोगे अगले साल पहले ही चैप्टर में उसको, जोसेफ स्टैलिन। जब व्लादिमीर लेनिन ने USSR बनाया 1922 में, तो 1924 में उसकी डेथ हो गई थी, तो 24 से आगे टेक ओवर इसी ने किया था। इस पर्सन, ये वो पर्सन था, USSR को बनाया था स्टैलिन ने, सॉरी व्लादिमीर लेनिन ने, लेकिन उसको कंसोलिडेट किया था स्टैलिन ने। मतलब एक्चुअल जो काम किया था उसको बनाने का वो स्टैलिन ने किया था। जो व्लादिमीर लेनिन था उसने तो जस्ट स्टार्ट किया था, वो तो इनिशिएटर था, उसने उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको एग्जैक्ट पूरा एक ढांचा बनाना और उसको कंसोलिडेट करना, उन सभी 14 अलग स्टेट्स को, रसिया से अलग, टोटल 15 थे, रसिया प्लस 14 स्टेट थे, उनको कंसोलिडेट करके एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बनाना इस पर्सन का आइडिया था। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी वो होती है, या जिसको आप प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हो। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पे चीजें प्लानिंग के साथ चलती हैं और वो प्लानिंग सेंटर से होती है। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी, यही सेम मॉडल इंडिया ने फॉलो किया था स्टार्टिंग में सेंट्रलाइज इकोनॉमी का। मतलब कि सेंटर डिसाइड करता था कि क्या होगा, और वो डिसाइड कैसे करता था, वो 5 ईयर प्लान्स बनते थे, वो सेम 5 ईयर प्लान USSR में बनते थे, ठीक है। तो इसको आप सेंट्रलाइज इकोनॉमी भी बोल सकते हो, प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हो, और कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हो। ये लिबरल नहीं थी, मतलब दिस इज नॉट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलिज्म नहीं था ये, ठीक है। इसी को सोशलिज्म बोलते हैं, यही सोशलिज्म है।
सोशलिज्म का मतलब है सेंट्रलाइज या प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप सेंटर डिसाइड करेगा क्या होंगी और एक प्लानिंग के साथ उनको करेंगी। ठीक है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, लेट द मार्केट डिसाइड। ठीक है, मार्केट डिसाइड कर लेगी अपने आप, हमें प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी होगा। तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी से अलग जो सेंट्रलाइज इकोनॉमी या प्लान इकोनॉमी या कंट्रोल इकोनॉमी का जो स्टार्ट हुआ था वो स्टैलिन ने ही स्टार्ट किया था, और उसी चीज को इंडिया में हम नेहरूवियन इकोनॉमी बोलते हैं। नेहरूवियन इकोनॉमी इज द सेम वर्जन ऑफ सेंट्रलाइज या प्लान इकोनॉमी दैट वाज स्टार्टेड बाय जोसेफ स्टालिन इन यूएसएसआर। तो वहीं से हम लोगों ने 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट लिया, वहीं से हम लोगों ने जो सोशलिज्म का एक तरह से कंसेप्ट लिया। ठीक है, और वहीं से हमने जो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में कैसे होगी हम लोगों ने वहां से की। रीजन बीइंग क्योंकि कुछ इंडिया और यूएसएसआर की हालत एक जैसी ही थी, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी उनके पास भी। ठीक है, इतने रिच रिसोर्सेज नहीं थे। ठीक है, और वो बस ये था कि वहां पे सोशलिज्म नहीं था, वहां पे कम्युनिज्म था। हम लोगों ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था सोशलिज्म। प्लान और सेंट्रलाइज इकोनॉमी में क्या होता है, जो मेन इंडस्ट्री होती है, होता क्या है इसमें, जो मेन इंडस्ट्री है लाइक आयरन, स्टील। ठीक है, क्योंकि आयरन और स्टील के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई मशीन बनेगी तो आयरन चाहिए, ठीक है, और स्टील, ये दो मेन ऐसी चीजें हैं, या फिर ऑयल। इन सब की जो भी इंडस्ट्री थी वो गवर्नमेंट की होती थी, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ हैवी इंडस्ट्री। इनको हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं नॉट बिकॉज ऑफ आयरन का वेट, बिकॉज कि इनके बिना कुछ भी हो नहीं सकता। आप आयरन के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चला सकते, वो एक बेसिक रॉ मटेरियल है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने का। क्योंकि अगर मशीन भी आएगी तो या तो आयरन की बनी होगी, और आयरन स्टील की बनी होगी तो स्टील भी तो आयरन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो और ऑयल भी की भी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट है, कहीं पे एनर्जी के लिए रिक्वायरमेट है। तो ये इनको हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। हैवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर यूसेज, स्केल ऑफ यूसेज इन द ओवरऑल इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ देयर स्केल ऑफ यूसेज इन द ओवरऑल इंडस्ट्री, नॉट बिकॉज ऑफ आयरन इज हैवी, इसलिए नहीं। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका स्केल बहुत बड़ा है। हर एक इंडस्ट्री, स्केल का मतलब है कि रिक्वायरमेंट, हर एक इंडस्ट्री में के लिए ये बेसिक चीजें हैं, आयरन और स्टील। इसके बिना कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं सकती। तो यूएसएसआर में भी सेम हुआ था, गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्री को अपने पास रखा और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने दिया, फ्लरिश होने दिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम करते थे। ठीक है, बहुत बड़ी हैवी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था प्राइवेट सेक्टर। सेम काम हमने इंडिया में किया था। जब हम लोगों ने 5 ईयर प्लान बनाया तो पहला 5 ईयर प्लान तो हम लोगों का एग्रीकल्चर को बेटर करने का था। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने हैवी इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस किया था, और हैवी इंडस्ट्रीज को जब इंट्रोड्यूस किया तो जितनी भी कंपनीज पीएसयूज हैं आज के टाइम पे, सेल, गेल, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके नाम कभी ना कभी सुने होंगे, गेल, ठीक है, पावर ग्रिड, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो पावर, ऑयल की जगह पावर लिख लो कि आयरन, स्टील और पावर बेटर। ये इंडस्ट्री का कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, मतलब इन इंडस्ट्री की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास थी। दिस वाज द एक्चुअल सेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी, या फिर प्लान मॉडल ऑफ इकोनॉमी, या फिर नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी जिसको बोल देते हैं, कि इंडस्ट्री पे, हैवी इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। क्योंकि अगर, और बाकी जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट फील्ड के लिए ओपन कर दी थी। रीजन कि अगर प्राइवेट फील्ड कुछ भी गड़बड़ करेगा तो हैवी इंडस्ट्री का कंट्रोल तो हमारे पास है। अगर उनको मशीन ही नहीं मिलेंगी तो वो काम कहां से करेंगे। ठीक है, तो ये प्लान, कंट्रोल्ड और सेंट्रलाइज इकोनॉमी इसी को बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्री का कंट्रोल अपने पास रखा और बाकी चीजों में प्राइवेटाइजेशन को अलाउड कर दिया। ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड प्राइवेटाइजेशन था। ठीक है, क्या था ये जो सेंट्रलाइज इकोनॉमी को आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, हैवी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। हैवी का मतलब अगेन, मतलब स्केल के हिसाब से बता रहा हूं,
या हैवी इंडस्ट्रीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर्स वर अलाउड इन ए लिमिटेड इंडस्ट्रीज। लिमिटेड इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनमें प्राइवेट सेक्टर अलाउड था, जैसे टेक्सटाइल में अलाउड कर दिया उनको कि टेक्सटाइल कर लो। अब टेक्सटाइल चलती कैसे थी? पावर लूम से। एक तो हैंडलूम होता था, हाथ से चरखा काटते थे, फिर पावर लूम आया। पावर लूम का मतलब है बिजली से, ठीक है। तो पावर लूम में किस चीज की रिक्वायरमेंट? इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट। पावर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। गवर्नमेंट पावर देगा ही नहीं तो प्राइवेट फील्ड पावर बना ही नहीं सकता, ठीक है। उसके लिए जो मशीन चाहिए पावर लूम्स के लिए, वो स्टील से आयरन से बन रही थी, वो कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। तो इसको बोला गया था सेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी या कंट्रोल्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, या प्लान मॉडल ऑफ इकोनॉमी, जिसको जोसेफ स्टालिन नाम के एक पर्सन ने स्टार्ट किया यूएसएसआर में। वहीं से हमने कॉपी किया उसको और इंडिया में इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने जरिया बनाया 5 ईयर प्लान्स को, कि इस प्लान इकोनॉमी को इंडिया में इंप्लीमेंट कैसे करें। तो उसके लिए 5 ईयर प्लान्स का आइडिया भी हमने यूएसएसआर से ही बोरो किया था, ठीक है। ये सारे के सारा नेक्स्ट ईयर के सिलेबस में है हमारे। ये पहला चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाएंगे ये सारी चीजें। उसमें नेहरूवियन इकोनॉमी, देन जोसेफ स्टालिन का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसने क्या क्या स्टार्ट किया था, ठीक है। 1952 हो गया। 1953 में ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा हमने। 1954 में भी नहीं, 1955 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था 1955? ऐसा नहीं, इवेंट तो वहां पे भी हुए होंगे कुछ ना कुछ। 1955 में क्या हुआ था? फिर से कुछ बैंकिंग से रिलेटेड, नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई। एसबीआई का नेशनलाइजेशन। इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला स्टार्ट होने वाला पब्लिक सेक्टर बैंक था इंडिया में, पढ़ा था हम लोगों ने? नहीं, पब्लिक सेक्टर, विच वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक दैट वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया। मतलब आज के टाइम पे पब्लिक सेक्टर है, उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर नहीं था, उस टाइम पे तो वो बैंक था। विच वाज द फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट इन इंडिया। इट वाज इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक बना था अराउंड 1868 के अराउंड, ठीक है। नोट प्रिसाइज नहीं है ईयर, ठीक है, लेकिन इलाहाबाद बैंक वाज द फर्स्ट बैंक जो इंडिया में ओपन हुआ था, ठीक है। देन जो आज के टाइम पे पब्लिक सेक्टर है, वैसे तो बैंकिंग सिस्टम पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन एक फॉर्मलाइज्ड वे में पहला जो बैंक सिस्टम बना था वो इलाहाबाद बैंक का था। उसके बाद बना था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, 1989 के अराउंड, 1998 के अराउंड, 1898 के अराउंड पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बाद में ट्रांसफर कर दिया गया, बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलग अलग ब्रांचेस थी, उनको मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया और उसको पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया था। 1868 है आई थिंक। 1956 नेशनलाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। ये पता नहीं हमने किया था नहीं किया था। नेशनलाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, ये यूपीएससी ने पूछा था। सीक्वेंस पूछे दे रखे थे कि नेशनलाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये कब कब बने उसके अकॉर्डिंग को सीक्वेंस पे लगा दो, ऐसा पूछा था। तो पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहाँ बनी थी इंडिया में? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला में 1967 में बनी थी। पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी किसी भी स्टेट में इंडिया में। और शायद अभी चेंज हुआ है, इस बार चेंज हो गया, अदरवाइज वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही चली थी, बहुत लंबे टाइम तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने रूल किया केरला में। नेशनलाइजेशन ऑफ एयर इंडिया हो गया 1956। हाँ, पहले टाटा ग्रुप की थी, फिर उसको नेशनलाइज इंडिया गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया। अब दोबारा से 2020 में फिर से टाटा को दे दिया, क्योंकि वो चल नहीं पाई। नेशनलाइजेशन होने के बाद बहुत सारी चीजें नहीं चल पाती। मैंने आप लोगों को लास्ट शायद हमारी बात भी हुई थी पीएसयूज को लेके। नेशनलाइजेशन का मतलब वही है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया। वो नेशनलाइजेशन करने का मतलब ही यही है कि अब वो क्या है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,
ठीक है। तो पीएसयूज को गवर्नमेंट रन नहीं कर पाई कभी भी स्मूथली, ठीक है, क्योंकि पीएसयूज को रन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव स्किल्स चाहिए, वो प्राइवेट में ही ज्यादा वेल डेवलप्ड हो सकती हैं, गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आने से स्टेबलाइजेशन आ जाता है। कोई भी किसी भी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका सीईओ है, उसको टारगेट मिलता है, उसको ये है कि मुझे अपनी कंपनी को ग्रो करना है। जो गवर्नमेंट ने अगर किसी को अपॉइंट करके बैठाया है तो उसको पता है कि मुझे 60 में रिटायर होना है, उसका टारगेट ये है कि 60 तक चलना है, उसको वो बहुत ज्यादा से एफर्ट लगाता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, जितनी भी मोस्टली, वो अभी तो फिर भी चेंज हो गया है, ठीक है। पहले तो पीएसयूज बिल्कुल ही काम नहीं करती थी। पहले पीएसयूज इंडियन गवर्नमेंट के लिए एनपीए थी, सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनको एक मोकरी टर्म में व्हाइट एलिफेंट बोल देते हैं। ठीक, व्हाइट एलिफेंट्स मतलब सफेद हाथी, मतलब कुछ नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट को क्या करना था पड़ता था, हर साल उनको रिकैपिटलाइज करना पड़ता था। रिकैपिटलाइजिंग का मतलब होता है उसमें पैसे डालने पड़ते थे ताकि वो चलती रहें, ठीक है। चलती रहें क्यों? क्योंकि उनसे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, तो वो एम्प्लॉयमेंट जाता रहता लोगों का अगर उनको उन पे रिकैपिटलाइजेशन नहीं करता गवर्नमेंट, या फिर उन पीएसयूज में डिसइन्वेस्टमेंट कर देता गवर्नमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर को दे देता, तो भी प्राइवेट सेक्टर आते ही उन लोगों को हटा देता जो काम की। प्राइवेट सेक्टर में तो वही सर्वाइव कर सकता है जो कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। जो आदमी आराम से चेयर पे बैठ के ये वेट करे कि 60 में मेरी रिटायरमेंट होगी, वो तो प्राइवेट फील्ड में काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो इसीलिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर तो लिया, लेकिन कभी उसको चला नहीं पाई सही से, हमेशा वो लॉस में ही चला, लॉस मेकिंग कंपनी थी वो, ठीक है। तो लॉस मेकिंग कंपनी या एनपीए या व्हाइट एलिफेंट एक ही चीज होता है। जब भी, वैसे एनपीए क्या होता है, जब कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी लोन ले ले गवर्नमेंट से या किसी भी बैंक से, अगर वो उसका इंटरेस्ट देना होता है उनको, अगर वो इंटरेस्ट को, शायद ये हमने किया था क्या SMA1, कोई कंपनी है उसने लोन ले लिया, लोन का इंटरेस्ट देना है हर एक 30 डेज में, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, पहले 30 डे में इंटरेस्ट नहीं दे पाए, या किसी एक टाइम पे 30 डेज के बाद वो इंटरेस्ट नहीं दे पाए जो उनको देना था, या उनकी जो इंस्टॉलमेंट जानी थी वो नहीं दे पाए, तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। तो उसको SMA1 में डाल देते हैं कि ये SMA1 है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। अगर आप पहली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाई, सपोज आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी थी कितने दिन में, 30 दिन में, आप दूसरी भी नहीं दे पाए, तो आपको बोलेंगे SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। मतलब अगर आपको लिखा मिले कि कोई ऑर्गेनाइजेशन SMA2 में आ गई है, तो मतलब समझो कि उन्होंने कोई लोन ले रखा था और 60 दिन से चुका नहीं पा रहे। तीसरी इंस्टॉलमेंट कब जानी है, 90। अगर 90 में भी नहीं दे पाए, अब उनको लिख देंगे NP, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब आप बैंक ये मान लेगा अब पैसा नहीं आएगा वापस, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो SMA1 अगर 30 डेज से 60 डेज तक इंटरेस्ट नहीं दे पाए आप, 60 डेज से और 90 डेज तक अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे पाए, या फिर जो इंस्टॉलमेंट थी वो नहीं पे कर पाए, और मोर देन 90 डेज, तो आपको NPA बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि आप काम नहीं कर, आप अपना लोन ही नहीं दे पा रहे हो, तो आपको NPA बोल देते हैं। ये इकोनॉमिक की टर्म है जो बोली जाती है, SMA1, SMA2, ठीक है, और NPA। किसी का कोई घर में, आपके घर में से अगर कोई बैंक्स में है या हुआ, तो वो उनको पूछ दो, उनको आप बताओगे SMA1, SMA2, तो उनको पता होता है कि ऐसे क्या होता है। पहली इंस्टॉलमेंट नहीं जा पाई, SMA1 में डालेंगे, होगा क्या, आपका सिविल स्कोर खराब होता जाएगा। अगर आप SMA1 में हो तो मतलब आप यू नीड टू वरी, आपका स्कोर खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी लिस्ट में चले जाओगे बैंकिंग सेक्टर की कि कोई भी आगे से आपको लोन देते हुए सोचेगा। SMA2 में चले जाओगे तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, मतलब सिविल खराब होने लग जाता है आपका। सिविल स्कोर क्या होता है कि मतलब आपका, मतलब जैसे हम लोगों ने सोवरेन रेटिंग पढ़ा था
किसी भी कंट्री की रेटिंग होती है, तो सिविल रेटिंग ऐसी किसी पर्सन की होती है कि ये पर्सन ऐसा है जो रिलायबल नहीं है, ठीक है। अगर आपकी रेटिंग बढ़ रही है SMA1 SMA2 या आपकी कंपनी की बढ़ रही है तो मीन्स यू आर नॉट रिलायबल। तो आगे से कोई भी तो फाइनेंशियल सिस्टम में घूम जाएगा ये पूरे, ऐसा नहीं कि एक बैंक के पास रहेगा, सभी बैंकों के पास ये रिकॉर्ड चला जाएगा कि ये फर्म ये पैन नंबर से लिंक है। क्योंकि दूसरी कंपनियों को कैसे पता लगा, क्योंकि आपका पैन नंबर बनता है। पैन मतलब पर्सनल अकाउंट नंबर, ठीक है। पैन कार्ड नहीं देखा क्या, पैन कार्ड तो पर्सनल अकाउंट नंबर, पैन कार्ड तो पैन कार्ड से लिंक होती है सारी चीजें। आजकल तो आधार से लिंक हो गई है, पैन कार्ड और आधार दोनों लिंक हो गए हैं, ठीक है। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड इनको बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, क्योंकि पब्लिक का है, सबका है, ये सब जगह पे यूज हो सकता है। क्योंकि पैन कार्ड कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना है, कोई भी डिमांड कर सकता है। हम लोग डिमांड कर सकते हैं आप लोगों से कि अपना पैन कार्ड सबमिट कर दो कल, या अपना आधार कार्ड सबमिट कर दो, स्कूल डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसको क्रिएट किया है और पब्लिकली इसको कोई भी यूज कर पा रहा है। एक तो होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक रोड है, कोई भी यूज कर सकता है, हॉस्पिटल है गवर्नमेंट कोई भी जा सकता है, ठीक है, पार्क है कोई भी जा सकता है, वो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। तो अगर 90 दिन से ऊपर लोन नहीं दे पा रहे हो तो यू वुड बी कैटेगराइज एज NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके बाद शायद आप लोगों ने लीगल में पढ़ा होगा IBC नहीं पढ़ा 2016, कौन सा हमें याद रहता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पढ़ा होगा। IBC 2016 पढ़ा होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है इंडिया में, कि अगर आप NPA हो गए हो तो क्या करेगा गवर्नमेंट। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं IBC 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये एक्ट है, इसको एक्ट बोल लो, IBC एक्ट ऑफ 2016, ठीक है। एक्ट ना बोल के कोड बोल देते हैं, मतलब पार्लियामेंट ने बनाया है कि अगर कोई कंपनी NPA हो गई है तो क्या किया जाएगा उसके लिए। तो पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है इसमें कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। प्रॉब्लम इंडिया में, मतलब हम बात कर रहे हैं तो मैं यही बताता हूं, प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि कोई भी कंपनी है, अगर उस कंपनी को कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर चला रहा होगा, कोई ना कोई बिजनेसमैन, किसी का आइडिया होगा ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या पढ़े थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी बैंक्रप्सी फाइल कर देती है या उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी होनी, इंसॉल्वेंट हो गई है, इंसॉल्वेंट का मतलब बैंक्रप्ट होता है, ठीक है। कंपनी के केस में बैंक्रप्ट बोल देते हैं, पर्सन के केस में जनरली इंसॉल्वेंट बोल देते हैं। कि अगर कोई प्रोप्राइटरी है, प्रोप्राइटरी का मतलब होता है सिंगल ओनरशिप फर्म, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट की कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, कि दिवालिया घोषित हो गया, ये पर्सन इंसॉल्वेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। बैंक्रप्ट भी बोल देते हैं, लेकिन बैंक्रप्सी जनरली हम कंपनीज की या ऑर्गेनाइजेशन के उसमें यूज करते हैं। तो ये चीज कोई भी कंपनी को स्टार्ट करती है, तो जब इंसॉल्वेंसी होती है इंडिया में, तो प्रॉब्लम क्या है, इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर इतना टीडियस है, इतना डिफिकल्ट है कि ये लैंड जहां पे वो कंपनी चली हुई है, लेबर तो चलो चली जाएगी ऑटोमेटिकली, वहां पे काम नहीं कर रही, अब इंसॉल्वेंट हो गई है, तो जो पैसा लगा हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है, वो तो रखा ही हुआ उस कंपनी में, और साथ में जो एंटरप्रेन्योर है जिसका आइडिया था, वो सब लीगल केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इस पर्सन के इतने चक्कर लगते हैं कोर्टों में, ठीक है, कि ये दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच ही नहीं सकता। होना ये चाहिए कि ये कंपनी अगर इसने बैंक्रप्सी फाइल की है तो इसकी इंसॉल्वेंसी, मतलब इसकी जो प्रोसेस है इसको इंसॉल्वेंट करने की, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंसी। जो कि बैंक्रप्सी की जो प्रोसेस होगी कि इसको कैसे बैंक्रप्ट कर दिया गया है, अब इसको इंसॉल्वेंट हो गई है तो इसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होगी। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का मतलब है कि इसको डिसॉल्व कैसे किया जाए, खत्म कैसे किया जाए उस मामले को, इस कंपनी की, कि भी जो इसका एसेट है वो किसके पास जाएगा, क्या पूरा प्रोसीजर है।
तो इस पर्सन को फ्री होने में सालों लग जाते हैं, 6 से 7 साल, 10 साल, 13 साल, तो ये पर्सन कोई दूसरा काम कर ही नहीं पाता। तो अमेरिका में क्या होता है, इकोसिस्टम का फर्क बता रहा हूं। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि कैसे चीजें हो रही हैं उस पर्टिकुलर मार्केट में। तो अमेरिका में इकोसिस्टम क्या है कि जो पर्सन जितनी बार फेल हुआ होगा ना किसी भी काम को करने में, मल्टीपल काम करने में, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है कि इस पर्सन को पता है कि कैसे नहीं करना है ये काम। इसने एक कंपनी खोली नहीं चली, दूसरी कंपनी खोली नहीं चली, तीसरी कंपनी खोली नहीं चली, चौथी खोली नहीं चली, तो मतलब ये मतलब एक्सपीरियंस पर्सन है। ही नोज कि कैसे चीजों को नहीं करना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना इजी नहीं होता। आप रिस्क ले रहे हो, मतलब रिस्क सिर्फ फाइनेंस का नहीं है कि आपको कोई फाइनेंस कर रहा है, रिस्क इस चीज का भी है ना कि आप अपना टाइम भी तो लगा रहे हो, ठीक है। तो अमेरिका में क्या है, उस पर्सन को रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। इंडिया में इकोसिस्टम क्या है, इसको देखा जाता है ये फेलियर है, ये एक बार फेल हुआ भाई, ये 2 बार फेल हो गया, ये 3 बार फेल हो गया, ठीक है। तो इंडिया में वो इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए एंटरप्रेन्योर नहीं बनते, इसलिए बिजनेस खड़े नहीं होते इंडिया में। तो इंसॉल्वेंसी में एक प्रोसीजर बनाया गया कि इस पर्सन को जल्दी से जल्दी फ्री करो, ताकि ये पर्सन, क्योंकि ये वही पर्सन एंटरप्रेन्योर की इंडिया में बहुत कमी है। जब तक ये आदमी फ्री नहीं होगा तब तक ये नया काम करने की नहीं सोचेगा, नया काम करने की नहीं सोचेगा, नया बिजनेस खड़ा नहीं होगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक ऐसी चीज होती है कि वो जल्दी से मतलब एम्प्लॉय नहीं बनता है। उसको लगता है कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, फेल हो गया तो दूसरा सोचेगा, फेल हो गया तो तीसरा सोचेगा। तो आईबीसी में मेन चीज ये लाई गई थी कि इस पर्सन को फ्री करो जल्दी से। जब तक ये फ्री नहीं होगा, नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट की सरदर्दी ये है ना कि पीएसयू से एम्प्लॉयमेंट को कम करो और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा दे। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट कब देगा, जब ये एंटरप्रेन्योर जो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो रिस्क ले रहे हैं, वो फ्री हो। रिस्क का मतलब ये नहीं कि टोटली रिस्क है, रिस्क का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क, कि उन्होंने कैलकुलेशन की थी कि ये ऐसे बिजनेस करेंगे, नहीं चल पाया, ठीक है। तो इस पर्सन को फ्री करने की बात की गई थी आईबीसी में। ये पर्सन फ्री हो ही नहीं पा रहा है, रीजन बीइंग कि इतनी कंपनीज ने इंसॉल्वेंसी लगा दी है। जैसे ही आईबीसी आया, ठीक है, आईबीसी में प्रोविजन था आई थिंक 184 डेज का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 184 दिन के अंदर कंपनी को इंसॉल्वेंट कर दो भाई। उसका पूरा प्रोसीजर कि किस किसने लोन दिया है उनको बैठाओ, ठीक है, किसने लोन लिया था उसको बैठाओ, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि वो पर्सन जो उस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को समझेगा। और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं जो आप लोग कोर्स करोगे क्लैट के थ्रू, जो पर्सन पढ़ के आते हैं, जो बिजनेस भी समझते हैं, लीगल भी समझते हैं। एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, ही कैन इवन अर्न इन करोड्स। अगर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है और उसको अच्छे से पता है कि कंपनीज के क्या रूल्स हैं और कैसे उनको इंसॉल्वेंट किया जाता है, तो आईपी बोलते हैं उसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। उनकी बहुत कमी है इंडिया में, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, कंपनी लॉज को समझना है, आईबीसी लॉ को समझना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है। तो वो पर्सन बैठेगा, दोनों से बात करेगा, ही विल ट्राई टू रिजोल्व इट, वहीं की वहीं, कि भी आपने लोन दिया था, ठीक है, इस टर्म कंडीशन पे दिया था, इससे नहीं चली, बताओ इसको इंसॉल्वेंट करते हैं, इतने का सामान बचा हुआ है, इतना आप ले लो, इसको फ्री करो। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट के अंदर मामला चला जाएगा। और एक बार कोर्ट में चला गया तो हमने पढ़ लिया इंडिया में, ठीक है, फिर तो चलता ही रहेगा वो सिस्टम, ठीक है। तो कोशिश की गई कि आईबीसी लाके कि इंसॉल्वेंसी के मामले कोर्ट्स में ना जाए, उसको पहले ही डील कर लिया जाए। पहले डील कर लेंगे, पर्सन फ्री, वो स्पेस फ्री, उस स्पेस में दूसरा काम स्टार्ट हो सकता है, वो जो इंफ्रा उस स्पेस में रखा हुआ है वो कहीं और यूज हो सकता है, ठीक है। तो 3 बेनिफिट मिल गए, स्पेस फ्री हो गया, वो सामान फ्री हो गया, वो पर्सन फ्री हो गया, ठीक है। तो उस चीज को फास्टन करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स या तो कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं या फिर सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर कॉर्पोरेट लॉयर्स, मोस्टली कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, क्योंकि सीए जो है वो लीगल को उतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ते जितना कॉर्पोरेट लॉयर पढ़ते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉयर है तो उसको ये भी पता है कि बिजनेस की समझ है कि कैसे है, और उसको लॉ की भी समझ है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसके लिए फिट बैठता है, ठीक है। वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेगा, वो अपना कट लेगा कि मैंने डील करवाई आप लोगों की, सपोज 5,000 करोड़ का सिस्टम था, ठीक है, मुझे तो 1% चाहिए, मैंने डील करवा दी आप लोगों की, मतलब बैंक से या उनसे पर्सन से ले लिया कि भाई आप, मैंने डील करवा दी है, खत्म करो इसको मैटर को, ठीक है, ये बेनिफिट है, आप नहीं करोगे तो कोर्ट में जाएगा, वो समझाएगा, कोर्ट में जाएगा तो ये ऐसे होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो चीजें चलेंगी। और इतना सिंपल भी नहीं है। सपोज एसबीआई ने लोन दे रखा था,
SBI एक बड़ा प्लेयर है, तो SBI अपने लीगल पर्सन लेके आएगा कि भाई ये IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो बोल रहा है वो ठीक है नहीं है, कि हम उनको थोड़ी समझ में आएगा। तो इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में कॉर्पोरेट लॉयर्स की रिक्वायरमेंट है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो SBI अपना लेके आएंगे, कोई बिजनेसमैन होगा, ऑब्वियस है वही बड़ा बिजनेसमैन होगा जो उसने 5,000 करोड़ रुपए लिए थे बैंक से और बैंक ने उसको दिए थे, तो छोटा मोटा पर्सन तो वो भी नहीं होगा, तो उसकी भी लीगल टीम होगी, तो वो भी आके उसके साथ बैठेगी। तो IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दोनों से डील करेगा, दोनों को कन्विंस करेगा, उधर भी लॉयर वो खुद भी लॉयर की कन्विंस करेगा कि इसको यहीं डील करो, सेटल करो। यहाँ सेटल नहीं करोगे आगे जाएगा तो मामला बिगड़ेगा। इस चीज के लिए वो करोड़ों की फीस चार्ज करते हैं कि भी हम लोगों ने ये डील क्रैक करवा दी 5,000 करोड़ की, नहीं तो ये 5,000 करोड़ का मामला 10 साल तक 20 साल तक लटका रहता। बैंक को भी नुकसान, पर्सन को भी नुकसान। ठीक है, तो वो कोई ऐसी डील क्रैक करते हैं लॉज को समझ के कि वो चीज वहीं की वहीं पे खत्म हो जाए। हालांकि ये चीज इंडिया में फिजिबल बहुत कम हो पा रही है। रीजन बीइंग जो IP है उनकी बहुत कमी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा कमी है इंडिया में। एक ये भी एक प्रॉब्लम है इंडिया में। ठीक है, तो इसके लिए ये लेके आया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्लियर? कई बार कोलेटरल रखवाया था, उस कोलेटरल का क्या करे बैंक, कैसे बेच दे? बैंक ने 5,000 करोड़ का वो करवाया था कोलेटरल, क्योंकि जब भी कोई जैसे कोई कंपनी लोन कर रही है ना, तो हमेशा कोलेटरल 5,000 करोड़ का क्या रखवाया होगा उन्होंने, बैंक ने क्या रखवाया होगा 5,000 करोड़ का। जब बड़ी कॉर्पोरेट डील्स होती है ना, तो वहां पे मोर्गेज जो रखवाया जाता है उसकी वर्थ बहुत कम होती है। पर्सनल लोन लेने में और कंपनी को लोन देने में फर्क है। अब मेरा आइडिया है बैंक को क्या चाहिए, बैंक कैसे फंक्शन किया करता है हमने समझा था कि पैसे लेता है, लोन देता है। तो बैंक को लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 5,000 करोड़ का कोई उनके पास लोन का वो आ गया। अभी जैसे रिलायंस 25,000 करोड़ का लोन ले रहा है, 25,000 करोड़ का लोन ले रही है रिलायंस इंडस्ट्री, अभी न्यूज में है ये चीज। अब 25,000 करोड़ कोई एक पर्सन या एक बैंक तो दे नहीं पाएगा, मल्टीपल बैंक्स मिलके देंगे। क्या रखवाएंगे? वो थोड़ी बोल देंगे कि रिलायंस वालों को कि अपना सारा इंपायर रख दो भाई हम लोगों के पास। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखा जाएगा कि कंपनी बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। कहां जाएंगे? गिरेंगे अगर, कहां गिरेंगे, कितना नीचे जाएंगे? ठीक है, ये लोग तो रिटर्न करेंगे ही करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो बहुत बार चीजें सिर्फ मॉर्गेज पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन बोल सकते हो। उसकी जो सिक्योरिटी थी उसकी कीमत सारी 100 करोड़ है। अब बैंक उस 100 करोड़ को ले भी लेगा, और उस 100 करोड़ पे भी 10 बैंकों ने लोन दे रखा था, सभी ने ये बोल दिया कि मेरा भी मेरा भी मेरा भी। ठीक है, और उधर से वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, लोगों के पास शेयर है उसके, वो कह रहे हैं हमें भी चाहिए। ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। उसको आप लोग आगे चल के पढ़ोगे तब समझोगे कि वो एक इजी प्रोसेस नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट लोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल लोन्स, वो बिल्कुल अलग होते हैं। और दिक्कत पर्सनल लोन्स मिलने में ही होती है, बड़े लोन मिलने में दिक्कत नहीं होती। इंडिया में छोटे लोन मिलने में दिक्कत होती है। ठीक है,